State Legislative Council election, scrutiny of nominations from council constituencies। राज्य विधान परिषद निर्वाचन हेतु परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन की समीक्षा। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स, इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। वो यह भी जान सकेंगे कि स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस कब किया जाना है, उसका डेट, टाइम और वेन्यू क्या होगी। फॉर्म AA और फॉर्म BB के संबंध में आयोग के दिशा निर्देश क्या हैं। पार्टिसिपेंट्स यह भी जान सकेंगे कि स्क्रूटनी के पश्चात लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स किस तरह से बनाई जाएगी। स्क्रूटनी के संबंध में आयोग के लीगल प्रोविजंस को भी एक्सप्लेन कर सकेंगे। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 36 के तहत संवीक्षा का कार्य केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में एवं बेहद दुर्लभ कारणों के तहत ही रिटर्निंग अधिकारी नामांकन की संवीक्षा हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रिटर्निंग अधिकारी को ऐसा करने का कारण लेखबद्ध करना होगा। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचित करना होगा। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ स्क्रूटनी, संवीक्षा हेतु रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 1 में नोटिस जारी करेंगे। संवीक्षा के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी को भी सूचित करेंगे और सूचना की प्रति भी प्राप्त करेंगे। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश के लिए अनुमत होंगे अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावकों में से कोई एक, अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। स्क्रूटनी एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। नामांकन की संवीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर का अर्ध न्यायिक कार्य है, लेकिन यह उसे न्यायालय का दर्जा नहीं देता। नामांकन पत्र की वैधता या अन्यथा के प्रश्न की संवीक्षा एक सारांश संवीक्षा है। संवीक्षा के दौरान उपस्थित सभी अभिकृत व्यक्ति समस्त नामांकन पत्रों और संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को नामांकन फॉर्म भौतिक रूप से निरीक्षण हेतु सौंपा नहीं जाएगा। संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। भले ही किसी अभ्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित न हुआ हो, नामांकन पत्र की गुणवत्ता के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। संवीक्षा कैसे की जाना है? संवीक्षा में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नामांकन की संवीक्षा की पूरी प्रक्रिया की हर हाल में वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। सभी नामांकन पत्रों की एक एक करके संवीक्षा की जाएगी और स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय प्रत्येक नामांकन पत्र पर अलग से लिखा जाएगा। यहाँ तक कि यदि किसी अभ्यर्थी का कोई एक नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तब भी उसके शेष नामांकन पत्रों की भी संवीक्षा की जाएगी। जहां किसी भी नामांकन फॉर्म पर कोई आपत्ति आक्षेप लगाया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी को आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेते समय कारणों को भी लेखबद्ध करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के नामांकन पर कोई आपत्ति ली गई है, तो उस अभ्यर्थी को उसका पक्ष रखने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति का कारण भी लेखबद्ध किया जाएगा व इस आदेश की प्रति अभ्यर्थी को प्रदान की जाएगी। धारा 9A RP एक्ट 1951 के तहत आपत्ति, सरकार के साथ मौजूद अनुबंध के आधार पर सेक्शन 9A के तहत नामांकन के विरुद्ध आपत्तियों के मामले में आयोग के अनुदेश दिनांक 13 फरवरी 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। एडजॉर्नमेंट ऑफ स्क्रूटनी, संवीक्षा दिनांक से अधिकतम दूसरे दिवस तक ही संवीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। इस तरह के मामले में संवीक्षा का कार्य दूसरे दिवस अधिकतम 11 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी, एक धारणा है कि प्रत्येक नामांकन पत्र
तब तक मान्य होता है जब तक कि इसके विपरीत प्रथम दृष्टया स्पष्ट न हो। नामांकन पत्र की वैधता के बारे में संदेह की स्थिति में इस तरह के संदेह का लाभ संबंधित अभ्यर्थी को मिलना चाहिए और नामांकन पत्र को वैध माना जाना चाहिए। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन। अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता नामांकन की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से संबंधित रहेगी। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। नामांकन की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर अयोग्य होना, नामांकन प्रपत्र पर अभ्यर्थी या निर्धारित प्रस्तावकों के हस्ताक्षर न होना, आवश्यक जमानत राशि जमा न करना, निर्वाचक नामावली की प्रतिलिपि या निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का प्रमाणित उद्धरण प्रस्तुत नहीं करना, क्योंकि अभ्यर्थी को उस राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना आवश्यक है। नामांकन पत्र स्वयं अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जमा करना, नामांकन पत्र सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर जमा करना, नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट एआरओ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करना, नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में न होना, कोई भी प्रस्तावक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक न होना। यदि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस देने के बावजूद शपथ पत्र जमा नहीं किया गया है या अधूरा भरा गया है तो भी नामांकन रिजेक्ट होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 33 की आवश्यकता पूरी न होना। आरपी एक्ट 1951 का सेक्शन 33 है, निर्धारित तिथियों पर अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा करना। यदि कोई व्यक्ति जो लाभ के कार्यालय को धारण कर रहा था और उसे बर्खास्त कर दिया गया हो और 5 वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो तो वह एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसकी बर्खास्तगी भ्रष्टाचार या देशद्रोही के कारण नहीं हुई। अभ्यर्थी या प्रस्तावक के नाम निर्वाचक नामावली में किसी लिपिकीय, तकनीकी या मुद्दा संबंधी त्रुटि के कारण गलत प्रकाशित हो गए हों तो इस तरह की गलती की अनदेखी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को यह दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वह राज्य के भीतर किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक है। यदि अभ्यर्थी ने फॉर्म 26 में एफिडेविट जमा न किया हो तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी शपथ पर प्रस्तुत न करना या कोई कॉलम को खाली छोड़ना, अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा नहीं करना तो भी नॉमिनेशन रिजेक्ट होगा। यदि अभ्यर्थी ने 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है तो तीसरे या चौथे निर्वाचन क्षेत्रों से उसका नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे मामले में नामांकन फॉर्म को अस्वीकार करने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर को किसी भी संदेह से परे खुद को संतुष्ट करना होगा। इनसफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। नामांकन फॉर्मों को उन आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा जो सार्वजनिक प्रकृति के नहीं है, लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि को अनदेखा किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने निर्वाचन का वर्ष न लिखा हो, विधान परिषद का नाम या निर्वाचन क्षेत्र के नाम में कोई मामूली त्रुटि है, निर्वाचक नामावली के नंबर के विवरण में कुछ त्रुटि है तो उसका नामांकन निरस्त नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक का नाम, आयु या अन्य विवरणों में नामांकन प्रपत्र और निर्वाचक नामावली में कुछ अंतर होना भी नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन का कारण नहीं होगा। अभ्यर्थी के शपथ पत्र में कोई भी गलत जानकारी वास्तव में सार्वजनिक प्रकृति का दोष नहीं है, परंतु रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस के बाद भी शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफलता नामांकन की अस्वीकृति के महत्वपूर्ण कारण होगा। कानून के तहत आवश्यक नहीं कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी स्नातक या शिक्षक हो। निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी स्नातक या शिक्षक नहीं है, जैसा भी मामला हो। स्क्रूटनी ऑफ फॉर्म AA एंड BB। किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा स्थापित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा केवल निर्दिष्ट निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में प्रस्तुत किया गया नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा
यदि उस पार्टी से फॉर्म AA और फॉर्म BB में नोटिस नियत समय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक लेकिन 4 से अधिक नहीं नामांकन पत्र जमा किए हैं, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के रूप में और एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के रूप में या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, और यदि उस अभ्यर्थी के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का फॉर्म AA और BB दोपहर 3 बजे तक प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नामांकन निरस्त कर दिए जाएंगे और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जैसा भी मामला हो के रूप में वह नामांकन पत्र को स्वीकार किया जाएगा जिनमें 10 निर्वाचक प्रस्तावक हों और अन्यथा संवीक्षा में वैध पाया गया हो। ऐसे मामले में उसे एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा खड़ा किया अभ्यर्थी माना जाएगा यदि नामांकन पत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और ऐसी पार्टी ने फॉर्म AA और BB में नामांकन करने की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक नोटिस भेज दिया है, अन्यथा उसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र जमा किया है और वह संबंधित राजनीतिक दल से फॉर्म AA और BB लाने में विफल रहता है, तो नामांकन पत्र स्वीकार किया जा सकता है। यदि नामांकन पत्र ठीक से भरा हुआ है और 10 निर्वाचक प्रस्तावक हो, ऐसे अभ्यर्थी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी जिसने एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित होने का दावा करते हुए अभ्यर्थी के रूप में नामांकन पत्र जमा किया है और फॉर्म AA और BB लाने में विफल रहता है, तो उसका नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा यदि 10 निर्वाचक प्रस्तावक हों और उसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के स्थापन अभ्यर्थी का निर्दिष्ट प्रस्तावकों से कम प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि यदि ऐसे स्थापन अभ्यर्थी ने 10 प्रस्तावकों के साथ नामांकन प्रस्तुत किया है या 10 प्रस्तावकों के साथ एक और नामांकन पत्र जमा किया है, तो अभ्यर्थी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मानते हुए उसके नामांकन पत्र की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा यदि पार्टी के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है, तो स्थापन अभ्यर्थी को पार्टी का अभ्यर्थी माना जाएगा, बशर्ते कि पार्टी ने फॉर्म BB में अपने स्थापन अभ्यर्थी के रूप में उसका नाम पहले ही सूचित कर दिया हो तथा फॉर्म AA और BB दोनों नामांकन करने की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत कर दिए हो। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी राज्य दल जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है परंतु रिटर्निंग अधिकारी के राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसे गैर मान्यता प्राप्त पार्टी माना जाना चाहिए, भले ही इसे आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का आरक्षित प्रतीक इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की गई हो। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। समीक्षा के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 4 में वैध नामित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करनी होगी। फॉर्म 4 में नामों को उस क्रम में लिखा जाएगा जिस तरह से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई थी। फॉर्म 4 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्म 4 में सबसे पहले नाम होगा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य से संबंधित राज्य के दल के अभ्यर्थियों का, उसके पश्चात अन्य राज्यों के राज्य दलों समेत पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों का, और फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। अभ्यर्थियों का नाम प्रत्येक श्रेणी के लिए वर्णानुक्रम में लिखा जाएगा। यह सूची किस राज्य में किस भाषा में तैयार की जाएगी वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भाषा पहले लिखी हुई है उसी के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर तैयार किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के नाम के साथ कोई सम्मानजनक, शैक्षणिक, वंशानुगत, पेशेवर या कोई अन्य उपाधि जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वर्णमाला क्रम में नामों की व्यवस्था में ऐसे शीर्षक पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाएगा। इस एजुकेशन वीडियो में हमने स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं।
रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।